हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, इसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही सरल भाषा में समझा है, जाना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, बता दें आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खुला परिसंचरण तंत्र और नंबर 2 बंद परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त नसों में न बहकर शरीर के भीतर रक्त कोटरों यानी कि हीमोसिल में भरा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल इस प्रकार हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जैसे कि कीटवर्ग, झींगा, केकड़ा, मच्छर, टिड्डा इत्यादि। दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र मोलस्का जैसे कि घोंगा इत्यादि में भी पाया जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बंद परिसंचरण तंत्र की परिभाषा इस प्रकार लिखी जाएगी, जिसमें रक्त शरीर में नसों में बहता है। दोस्तों, जिसमें रक्त शरीर में नसों में बहता है उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए समस्त कशेरुकी यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, दोस्तों उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, मैमल्स यानी कि मनुष्य। दोस्तों, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको बंद परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम धमनी और शिरा में अंतर जान लेते हैं। दोस्तों, धमनी और शिरा में अंतर इस प्रकार लिखा जाएगा। नंबर 1 धमनी में इस प्रकार लिखेंगे। धमनी में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। दोस्तों, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त यानी कि अनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। धमनी में दूसरा पॉइंट इस प्रकार लिखा जाएगा। धमनी की दीवारें मोटी तथा संकरी होती हैं। दोस्तों, धमनी की दीवारें मोटी तथा संकरी होती हैं और शिराओं की दीवारें पतली तथा चौड़ी होती हैं। शिराओं की दीवारें पतली तथा चौड़ी होती हैं। दोस्तों, धमनी यह हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाती है। दोस्तों, हमारे हृदय से यह शुद्ध रक्त को हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। और शिरा में तीसरा पॉइंट इस प्रकार लिखा जाएगा। यह अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। दोस्तों, धमनी लाल रंग की होती है और शिरा यह नीली एवं हरी रंग की होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हाथ की हथेली के ऊपर जो नस दिखाई देती हैं वह नीली और हरे कलर की दिखाई देती हैं, उन्हीं को हम शिरा कहते हैं। दोस्तों, धमनी में 5वां पॉइंट इस प्रकार लिखा जाएगा। यह गहराई में स्थित होती हैं और दोस्तों, शिरा यह सतह पर स्थित होती हैं। यह सतह पर स्थित होती हैं, इसीलिए यह हमको आसानी से दिखाई देती हैं। पॉइंट नंबर 6 इनमें कपाट नहीं पाए जाते। दोस्तों, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। कपाट को इंग्लिश में वॉल्व कहा जाता है। और दोस्तों, धमनी में पॉइंट नंबर 7 आएगा। धमनी में रक्त दाब यानी कि बीपी अधिक होता है और दोस्तों, शिराओं में रक्त दाब यानी कि बीपी कम होता है। और दोस्तों, इन दोनों में एक एक अपवाद आते हैं।
आइए दोस्तों इन अपवादों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वैसे तो सारी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद यह है कि पल्मोनरी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। दोस्तों जो पल्मोनरी धमनी होती है जिसको हम हिंदी में फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। और दोस्तों शिराओं में भी एक अपवाद है। सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। दोस्तों इसका अपवाद है कि जो फुफ्फुस शिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है। दोस्तों आइए अब हम हृदय या हार्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हृदय एक खोखली मांसल संरचना है। यह कक्षों से मिलकर बना होता है। दोस्तों हृदय के ऊपरी कक्षों को आलिंद कहा जाता है तथा नीचे के 2 कक्षों को निलय कहा जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हृदय के बारे में सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों अब हम मछली के हृदय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये मछली का हृदय का डायग्राम है। दोस्तों इसमें एक आलिंद पाया जा रहा है और एक निलय, यानी कि मछली का हृदय 2 कक्षों से मिलकर बना होता है। आइए दोस्तों अब हम मेढक के हृदय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मेढक का हृदय 3 कक्षों से मिलकर बना होता है, यानी कि ऊपर के 2 आलिंद और नीचे का एक निलय होता है। दोस्तों मेढक यानी कि सरीसृप का हृदय 3 कक्षों से मिलकर बना होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेढक का हृदय भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम मनुष्य के हृदय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि मनुष्य का हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। ऊपर के 2 आलिंद होते हैं और नीचे के 2 निलय होते हैं। दोस्तों आइए अब हम मनुष्य के हृदय के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों ये देखिए मनुष्य के हृदय का डायग्राम है। दोस्तों इसमें सबसे पहले शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त, यानी कि जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से अग्र तथा पश्च महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में जाता है। दोस्तों जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से होते हुए अशुद्ध रक्त अग्र तथा पश्च महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में जाता है। और दोस्तों दायां आलिंद में रक्त आने के बाद जो अशुद्ध रक्त होता है वह दायां आलिंद में आने के बाद दायां निलय में जाता है। और दोस्तों जो दायां निलय में अशुद्ध रक्त जाता है वह फिर फेफड़ों में जाता है। और दोस्तों फेफड़ों से जो अशुद्ध रक्त, मतलब कि जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त आया है वह फेफड़ों में जाकर शुद्ध हो जाता है। और दोस्तों फेफड़ों से शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा द्वारा होते हुए बायां आलिंद में जाता है। और दोस्तों बायां आलिंद से बायां निलय में जाता है। और दोस्तों बायां निलय से महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है और रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। दोस्तों आइए एक बार फिर से आपको चार्ट के माध्यम से समझा देती हूँ कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह किस प्रकार होता है। दोस्तों हमारे शरीर से, मतलब कि हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वहाँ से अशुद्ध रक्त हमारे हाथ से, पैर से, सिर से इत्यादि सभी जगहों से शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त अग्र तथा पश्च महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में जाता है। और दोस्तों दायां आलिंद के बाद दायां निलय में जाता है। दोस्तों जो अशुद्ध रक्त होता है वह फिर फेफड़ों में जाता है। और दोस्तों फेफड़ों से अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर पल्मोनरी शिरा द्वारा बायां आलिंद में चला जाता है। और दोस्तों बायां आलिंद में जाने के बाद
रक्त बाएं नेले में चला जाता है और दोस्तों महाधमनी द्वारा होते हुए वह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। दोस्तों यही रक्त की प्रवाह की दिशा होती है हमारे शरीर में। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।